जी नमस्कार पूजा जी, नमस्कार सुमित जी। गुड इवनिंग। हम्म। तो देखिए, हरियाणा एडीए के अंदर आवाज आ रही है ना मेरी, सब लोग को, दोनों को मेरी आवाज क्लियर है? हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ। तो हरियाणा एडीए के अंदर कुछ दो तीन क्वेश्चंस आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, कैसे स्टैब्लिश हुए, क्यों स्टैब्लिश हुए, क्या पर्पज है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर। अब जैसे 2018 का अगर आप लोग पेपर देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। इनमें से कौन सा कंट्री ब्रिक्स का मेंबर नहीं है? तो एग्जाम में हमेशा नॉट के ऊपर हमेशा स्ट्रेस करना है। जब भी पढ़े तो नॉट को जोर से पढ़ दो, तो क्या है कि गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नहीं तो अगर नॉट मिस कर दिया ना, तो आंसर गलत होना तय है। ठीक है। तो ब्रिक्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे। अच्छा, ब्रिक्स का नाम कहाँ से आया, कोई बता सकता है मेरे को? थोड़ा सा बात बात कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। हाँ जी सुमित जी, थोड़ा सा बताएंगे ब्रिक्स नाम कहाँ से आया? किसी ने नाम दिया होगा, कहाँ से नाम आया, कोई ऐसा है कुछ? जी माइक खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइक खोल दीजिए सुमित जी। पूजा जी, कोई आप बता दीजिए। सर ऐसे पता नहीं है, बस यही पता अभी तक तो कि जो कंट्रीज के पहले अक्षर थे उनको मतलब लेकर के ब्रिक्स बना है, पर ऐसे नहीं पता मतलब कि कहाँ से कॉइन हुआ। अच्छा, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। और पहले यूपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, मतलब कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको याद रखेंगे। जिम ओ नील नाम का एक व्यक्ति था, गोल्डमैन सैक्स का, यूरोप। ठीक है। उसने बोला था कि अगर ये चार कंट्रीज मिल गए, कौन से चार कंट्रीज? ब्रिक, BRIC, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। अगर ये चार कंट्रीज मिल गए तो दुनिया की एक बहुत बड़ी पावर बन सकते हैं, इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं। उसने ये बात बोली थी 2001 में। ठीक है। अब 2001 में। सर स्क्रीन ठीक नहीं आ रही है, इसे ठीक कर लीजिए प्लीज। स्क्रीन में क्या दिक्कत आ रही है, ब्लर हो रही है? नहीं सर, होगी सर ठीक। ठीक हो गई? ठीक है। ठीक है। तो 2001 में किसने, जिम ओनील ने ये टर्म कॉइन की थी, ब्रिक। ब्रिक यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। उसने कहा था कि ये बड़ी इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं। तो 2006 में पहली मीटिंग होती है। 2006 में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है ऑन द साइड लाइन ऑफ उंगा की मीटिंग, जो हमने कल पढ़ा था ना, यूएनजीए। तो यूएनजीए के साइड लाइन में ही 2006 में पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग होती है। ठीक है, कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर। और 2009 के अंदर पहला समिट हो जाता है, कहां पर? येकातेरिनबर्ग में। येकातेरिनबर्ग कहां पर है? रशिया के अंदर है। रशिया के अंदर इसकी पहली समिट होती है 2009 में। 2010 में हम लोग साउथ अफ्रीका को इनवाइट कर लेते हैं। 2011 में साउथ अफ्रीका परमानेंट मेंबर बन जाता है। तो हम ब्रिक्स से क्या बन जाते हैं? ब्रिक्स बन जाते हैं, जो आज हम लोग देखते हैं ब्रिक्स। तो 2011 में हम लोग ब्रिक्स बनते हैं। 2009 में पहला समिट होता है। 2006 में पहली मीटिंग होती है। पहली बार टर्म 2001 में आती है, जो जिम ओ नील नाम के व्यक्ति ने दी थी, जो गोल्डमैन सैक के इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है ना, ये याद रहेगा। ठीक है। देखो, इसके अलावा जो पूछ रखा था क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के पांच मेंबर तो हम लोगों को ऐसे ही पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा इजिप्ट, ईरान, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया। ठीक है। कौन कौन से हैं? इजिप्ट है। इजिप्ट कैसा है? पुराना देश है ना, हमारे कल्चरल टाइज हैं। और एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है इजिप्ट, वो है। ईरान भी बहुत पुरानी, पर्शिया जिसको बोलते थे, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, वो है। उसके अलावा इथोपिया है। और ईरान का दुश्मन यूएई है। ठीक है। और सऊदी अरेबिया भी है। ठीक। और इंडोनेशिया है। तो इन कंट्रीज का नाम याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। रिपीट होने के चांसेस ज्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि
जीएस का पोर्शन बढ़ गया है ना। तो ध्यान रखेंगे कि लेटेस्ट मेंबर कौन है, लेटेस्ट मेंबर तो इंडोनेशिया है। लेटेस्ट मेंबर भी पूछ सकता है, हु इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो लेटेस्ट है इंडोनेशिया। और 2024 में सबसे बड़ा एक्सपेंशन हुआ जिसके अंदर इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई इसके फुल टाइम मेंबर बन गए। ठीक है, ठीक है जी। इस साल की थीम क्या है, इस साल क्योंकि प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है ब्रिक्स की, अभी ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हो गई, कल एनएसए की मीटिंग हुई है, जितने भी ब्रिक्स के एनएसए हैं उनकी मीटिंग हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे के ऊपर, है ना। उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट हो गई है इस साल की। इस साल हम लोग फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं कर पाए थे, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट के अंदर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हो गया। ठीक है, तो थीम याद रखेंगे, थीम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2026 ब्रिक्स की थीम क्या है। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, क्या है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, रेजिलियंस यानी कि डेवलपमेंट करते रहना रेजिलियंटली, इनोवेशन करते रहना, कोऑपरेट करते रहना आपस में ब्रिक्स नेशंस के अंदर, और सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबली डेवलपमेंट करना। ठीक है, ऑफिशियल ब्रिक्स हिस्ट्री कंफर्म 2006 फर्स्ट मीटिंग है ना, पहली मीटिंग 2006, 2009 में फर्स्ट समिट, और 2011 में साउथ अफ्रीका मेंबर बन जाता है, ब्रिक्स बन जाते हैं। 2024 का लार्जेस्ट एक्सपेंशन है। 2025 में इंडोनेशिया लेटेस्ट पार्टनर बन जाता है। अब कुछ फुल मेंबर्स नहीं है, लेकिन क्या है, पार्टनर कंट्रीज हैं, वो तो मेंबर्स हैं। यहाँ पर पार्टनर गलत लिखा हुआ है, वो मेंबर कंट्रीज है। पार्टनर्स कौन है, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, है ना। एक ट्रिक है याद करने की, एक बॉलीवुड की हीरोइन है करीना कपूर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसको उसको प्यार से क्या बोलते हैं सब लोग, बेबो, है ना। बेबो बोलते हैं ना सब उसको प्यार से। हाँ, तो देखो, बेबो, बेलारूस, बोलीविया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, क्यू का मा, यानी कि CUKAMA, क्यू का मा, मीथाइल बेबो क्यों, कुछ तो मैं था इसका, बेबो क्यों काम नहीं, क्योंकि क्यों काम नहीं करती बेबो, अब काम नहीं करती ना, क्यों काम नहीं करती वो बेबो, क्योंकि थाईलैंड में उसने UZ उगा रखा है, जिससे उसको विटामिन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, बेबो क्यों नहीं उगाती, क्यों काम नहीं करती, क्योंकि उसने थाईलैंड में उगा रखा है, कुछ उगा रखा है, उज नाम का उगा रखा है, जिसमें विटामिन मिलते हैं। तो ये सारे के सारे कौन से हो गए, पार्टनर कंट्रीज हो गए ब्रिक्स के। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल यहां से क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स नेशंस। तो इसको प्लीज याद करके चले जाना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। और 3 पिलर्स हैं ब्रिक्स कोऑपरेशन के, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। एक तो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे, इकोनॉमी और फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे, और किसके ऊपर बात करेंगे, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात करेंगे ब्रिक्स नेशंस के अंदर। ठीक है, इतनी सी बात है। एक फोर्टलेजा समिट हुआ था 2014 के अंदर। फोर्टलेजा समिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्टलेजा समिट के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया था, और एक कंटिजेंसी फंड को क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, हेडक्वार्टर शंघाई के अंदर है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पस क्या है इसका, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तो पार्टनर कंट्रीज हैं उनको, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको क्या दे सके, लोन वगैरह दे सके, पैसे दे सके। सिर्फ पार्टनर्स कोई नहीं, सबको दे सकते हैं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को देते हैं। ठीक है, और ऑथराइज कैपिटल $100 बिलियन की है। और ये याद रखेंगे, रीजनल ऑफिस पूछ सकता है, रीजनल ऑफिस कहाँ है, गिफ्ट सिटी गुजरात में। गिफ्ट सिटी कहाँ है, गांधीनगर में गिफ्ट सिटी। ठीक है, याद रखेंगे, गिफ्ट सिटी क्या है, इंडिया की पहली सिटी है जो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर की तरह बनाई गई है। इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस, है ना। तो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर दी जाएंगी, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, फिनटेक, एयरक्राफ्ट लीजिंग और कैपिटल मार्केट सर्विसेज यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, दी जाती हैं। ठीक है, बन चुका है, गिफ्ट सिटी है। ठीक है, तो गिफ्ट सिटी है। इसके अलावा
एनबीडी इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट अरेंजमेंट CRA। ये देखो ब्रिक्स के जो स्ट्रक्चर है, जैसे एनबीडी हमने बनाया है ना, तो एनबीडी क्यों बनाया, ताकि हम लोग क्या कर सके, वर्ल्ड बैंक का ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सके। वर्ल्ड बैंक से लोन ले जा रहे हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज से लोन ले रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सके, हम लोग अपना ही जो डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारा जो ग्रुपिंग है, हम इसमें ही लोन ले सके। और आईएमएफ की जगह हम कहां से पैसा ले सके, जब कंटिजेंसी हो, यानी कि जब इमरजेंसी हो, इमरजेंसी में पैसा चाहिए, आईएमएफ जाना पड़ेगा, आईएमएफ में जाओ, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट में आ जाओ। ये भी 2014 के फोर्टलेजा समिट के अंदर बनाया गया था, ठीक है। इसका भी $100 बिलियन US का वो है अमाउंट है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है $41 बिलियन का चाइना का है, और $18 बिलियन का इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है। रशिया का 18 बिलियन है, ब्राजील का 18 बिलियन है, साउथ अफ्रीका का 5 बिलियन है। ये याद रखना जरूरी नहीं है, बस ये याद रखना सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन चाइना का है, उसके बाद इंडिया का, बस इतना से याद रखना, ठीक है। इनको पढ़ लेना कि क्या क्या एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। जैसे ब्रिक्स हैज नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट और हेडक्वार्टर, ये ट्रिक क्वेश्चन दे सकता है ना, क्योंकि आपके जो हरियाणा के पेपर आते हैं, उसके अंदर 5 ऑप्शन आप लोगों को मिलते हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना हो, उसमें आपको ई मार्क करना पड़ेगा। अगर आप ई मार्क नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे, तो क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ध्यान रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करने की आदत नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं होती, इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे ब्रिक्स मिलिट्री अलायंस नहीं है, तो इसको एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना, ठीक है। ये पॉइंटर्स वही हैं जो ऊपर हमने डिस्कस किए, उन्हीं में से सारे पॉइंटर्स निकाले हुए हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। इसके अलावा SCO आप लोग जानते होंगे, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पिछले साल मीटिंग काफी चर्चा में रही 2025 के अंदर। तो क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रही, तो इसलिए एग्जाम में आ सकता है। अब इसकी पेरेंट बॉडी कौन सी, कहां से बना, तो जब 1991 में, जब 1991 में रशिया का विघटन हो गया था, यानी कि रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया था, रशिया के बहुत सारे हिस्से हो गए, बहुत सारे कंट्रीज उसमें से बन गए, तो वहां पर बॉर्डर इश्यूज थे, सेपरेटिज्म को लेके इश्यूज थे, एक्सट्रीमिज्म को लेके इश्यूज थे। क्या बोला मैंने, बॉर्डर, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म, ये 3 वर्ड याद रखना, ठीक है। इसके साथ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म और बॉर्डर टेंशन, साथ में टेररिज्म अपने आप ही जुड़ जाता है, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म का ही एक फॉर्म टेररिज्म है, ठीक है ना। तो 1996 के अंदर क्या होता है कि चाइना, रशिया, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 कंट्री मिलके एक ग्रुपिंग बनाते हैं इन सारी समस्याओं से, इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं शांघाई 5। क्या बोलते हैं, शांघाई 5। 1996 में क्या बना, शांघाई 5 बना। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान भी इसके अंदर ज्वाइन हो जाता है, और उज्बेकिस्तान के ज्वाइन होने के बाद अब ये 5 कंट्री नहीं रह जाते, अब ये क्या बन जाते हैं, 6 बन जाते हैं। तो 6 बन जाते हैं, तो इसका नाम बदल दिया जाता है और रख दिया जाता है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज हमेशा याद रखना, नाम शांघाई है क्योंकि शांघाई में मीटिंग हुई थी पहली, लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग में। याद रखना, हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में। ऑप्शन में देगा SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, शांघाई नहीं, बीजिंग। बीजिंग सही आंसर है उसका, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। इसके बाद 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी क्या बन जाते हैं, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाते हैं। और लेटेस्ट मेंबर इसका कौन बना है भी याद रख लेना, 2001 में उज्बेकिस्तान आ गया, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया। प्रेजेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, देख लो, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। देखो याद रखने का एक आसान तरीका है, थोड़ा सा मतलब अटपटा लग सकता है आपको, जैसे फिर पुराना वाला पिछला वाला तरीका थोड़ा अटपटा था, ये भी थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन इससे याद रह जाए तो चाहे अटपटा ही हो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो देखो जी नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर जो आप पढ़ा रहे हैं सर, इसकी PDF मिल जाएगी जी? PDF तो मिलेगी आपको, बिल्कुल मिलेगी सर। सर PDF अभी दे दें तो सर प्लीज, मैं हम इसके पेज निकलवा लेंगे सर, बुक तो हमारे पास है नहीं। सर अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी कैसे भेज पाऊंगा, इस क्लास के बाद मैं आपको ये PDF भेजूंगा। एक मिनट हो जाते, एक भाई आ रहे हैं जी, हम उन पर पेज मंगवा लेंगे, वो नोएडा से आ रहे हैं जी हमारे घर, कंप्यूटर आप का एक काम बार करते हैं जी।
क्योंकि मेरे पास अभी इसमें है, लैपटॉप के अंदर है। लैपटॉप मेरे को इस वाले लैपटॉप में नहीं है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और दूसरे लैपटॉप के अंदर है पीडीएफ, है ना। तो अभी मेरे लिए भेजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें से मैं कैसे भेज सकता हूँ इस स्क्रीन पे से, है ना। क्लास के बाद प्लीज आप थोड़ा सा, आधा घंटा लगेगा, आधा पौना घंटा, उसके बाद आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी, है ना। जी जी, वो आप ऐसे 11 बजे क्लास कर आएंगे लो। तो ठीक होगा। ठीक। वो तो आप, अगर पेजेस की बात है तो आप वो पेजेस तो आजकल ब्लिंकिट हो जाते हैं, प्रिंट आउट भी ब्लिंकिट हो जाता है, तो ब्लिंकिट से आप घर पे प्रिंट आउट मंगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको भेज देता अगर मेरे पास एक्सेस होता अभी उसका, ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि मुझे ठीक टाइम है लग जी। जाएगा, क्लास पूरी डिस्टर्ब हो ओके जाएगी। ओके सर, और ओके। अभी आप क्लास कर लो, देख लो सारी चीजें, उसके बाद आप प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा इससे रिलेटेड, जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तभी वो आपका एग्जाम में प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो देखो, याद रखने का एक आसान लेकिन अटपटा तरीका है ना। तो चाइना और रशिया हमेशा से साथ रहे हैं, है ना। तो चाइना और रशिया तो एससीओ में शुरू से थे ही, लेकिन बाकी तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान कैसे याद रखेंगे। तो जब कागज ताजा ताजा होता है, कौन, जब कागज ताजा ताजा होता है, तो कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, तो उसको ऐसे ऐसे जब मोड़ते हैं तो किर 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 करता है, और किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज क्या थे, शंघाई 5 के फाउंडिंग मेंबर होते, ठीक है। उसके बाद उज्बेकिस्तान जुड़ता है 2001 में, 2017 में इंडिया पाकिस्तान जुड़ जाते हैं, ईरान और बेलारूस इसका लेटेस्ट मेंबर है। 2023 में ईरान, और 2024 में बेलारूस एससीओ के मेंबर बन जाते हैं, और 10 मेंबर पूरे हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, याद रखेंगे, हेडक्वार्टर का है, सेक्रेटेरिएट का है बीजिंग के अंदर। इसके अलावा एक और ग्रुपिंग है, रैक्स, वो एससीओ के अंदर ही है, एससीओ की ही एक ग्रुपिंग है, रैक्स, वो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, एंटी टेररिज्म के लिए काम करते हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे ताशकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। देखो, टेररिज्म मेन फोकस एरिया क्या है, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रीजनल सिक्योरिटी साथ में जुड़ी गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जुड़ गया, कनेक्टिविटी और एनर्जी कोऑपरेशन, ये सारे के सारे बाद में जुड़े हैं। पहले सिर्फ जो, अगर इनिशियल वो पूछे ना कि इनिशियली कौन कौन से ऑब्जेक्ट थे, तो इनिशियली सिर्फ इतने थे, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म। फिर ये सारे के सारे बाद में जुड़ते चले गए, ठीक है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज भी याद रखेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चाइनीज है, ठीक, रशियन और चाइनीज, इंग्लिश इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑब्जर्वर स्टेट सिर्फ 2 हैं, अफगानिस्तान और मंगोलिया, ठीक है। इस रीजन के सारे कंट्रीज कवर हो गए इसमें, ठीक। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग्स, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड। इसके अंदर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए 4 मेंबर है। कब शुरू हुआ था, तो 2004 में आप लोगों को याद होगा कि सुनामी आई थी बहुत भयंकर। तो जब वो सुनामी आई थी तो सभी, ये सारे कंट्रीज क्या कर रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा रहे थे लोगों तक। तो चारों कंट्रीज ने मिलकर सोचा कि यार चारों कंट्रीज मिल के ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाते हैं। पहले तो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई गई, लेकिन 2007 में क्या हुआ, जो शिंजो आबे थे, शिंजो आबे थे जापान के प्रधानमंत्री, है ना, जिनकी हत्या कर दी गई पीछे, तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि इसको शुरू करते हैं। 2007 में शिंजो आबे के सपोर्ट से ये शुरू हो गया। फिर 2007 तक कुछ नहीं हो पाया इसके अंदर, 2007 में फिर से मीटिंग बुलाई गई जापान के द्वारा। फिर इसके बाद इसकी ग्रुपिंग, इस ग्रुप की मीटिंग्स शुरू हो गई। 2025 में इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी, अभी तक इसकी 2025 की समिट नहीं हो पाई है, ठीक है। तो क्वाड क्या है, इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है, ठीक है। इंडिया पैसिफिक इसका फोकस है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। 2017 में ये रिवाइव क्यों हुआ और 2007 में ये बंद क्यों हुआ था। 2007 में बंद इसलिए हुआ था क्योंकि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी थी कि अगर क्वाड में आओगे तो तुम हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ऑस्ट्रेलिया डर गया उस टाइम पे, लेकिन फिर दबाव बढ़ता चला गया चाइना का। तो जब चाइना का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, तो 2017 में ये सोचा गया कि फिर से इसको रिवाइव करते हैं, और चाइना के बढ़ते डोमिनेंस को इंडो पैसिफिक के अंदर क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। तो
चाइना को काउंटर करने के लिए बेसिकली ये ग्रुपिंग्स है, ठीक है ना। कई बार बोल देते हैं क्वाड क्या है, सॉरी एशियन नाटो बोल देते हैं इसको कई बार, लेकिन एशियन नाटो नहीं है क्योंकि मिलिट्री ग्रुपिंग नहीं है। इसके अंदर एक मिलिट्री एक्सरसाइज जरूर होती है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। तो क्वाड कंट्रीज की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है मालाबार, इसको याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, अलग अलग एग्जाम्स में आती रहती है, ठीक है। तो क्वाड का फोकस किस पे है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक में फ्री एंड ओपन ट्रेड हो सके, मैरीटाइम सिक्योरिटी मिल सके, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो सबके पास। और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की जब हम बात करते हैं तो अपने आप ही यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज क्या है, यूएन क्लॉज का फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या कोई, सुमित जी, पूजा जी, शर्मा जी, पीआर शर्मा जी। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। लॉ ऑफ द सीज, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या है कि नेविगेशन कैसा होना चाहिए, नेविगेशन फ्री होना चाहिए, नेविगेशन के ऊपर किसी तरीके से की रोक टोक नहीं लगनी चाहिए। अब चाइना क्या है, चाइना 9 डैश लाइन से क्या कहता है कि ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी मेरा है ना। अब यूएन क्लॉज का एक और नियम है, वो कहता है कि अगर कोई देश है तो उसका जो सी शोर है जिसको बेस लाइन बोलते हैं, उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक तो उसी का देश है, उसके 24 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर है, उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक ईईजेड है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस देश का। तो उस नियम को भी चाइना का जो 9 डैश लाइन है वो इन्फ्रिंज करता है, ठीक है। आगे बढ़े, तो उसको सब उन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए क्वाड है, ठीक है। आसियान बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल इसकी में देखिए जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है 8 अगस्त 1967 के अंदर हुआ था। कैसे हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन से, क्योंकि बैंकॉक के अंदर मीटिंग हुई थी। तो बैंकॉक थाईलैंड में है और 5 मेंबर्स थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन 5 मेंबर्स ने आसियान को शुरू किया था कब, 1967 में। अब इसके अंदर 11 मेंबर्स हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तो है ही, उसके अलावा ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे इसकी मेंबरशिप के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हुई 2025 के अंदर, और तिमोर लेस्टे भी फुल टाइम मेंबर है किसका, आसियान का, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है, इंडोनेशिया के अंदर, और स्टैब्लिश हुआ था बैंकॉक में, ठीक है ना। सेक्रेटेरिएट जकार्ता में, याद रखेंगे। आसियान चार्टर जो डिक्लेयर हुआ वो 15 दिसंबर 2008 में डिक्लेयर हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो फोरम इसके अंदर आते हैं, जो जिसमें कि सबसे जरूरी फोरम इंडिया के लिए है ईस्ट एशिया समिट। तो ईस्ट एशिया समिट याद रखेंगे, ईस्ट एशिया समिट के अंदर ही क्या होता है, सारे लीडर्स मिलते हैं और बहुत सारी चीजें इसके अंदर घटती हैं हर साल। आसियान रीजनल फोरम है, ARF। इसके अलावा ADMM प्लस, जिसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। ASEAN +3, आसियान, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। और ASEAN +6 के अंदर इंडिया भी आता है, जिसके अंदर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सार्क आप लोग जानते हैं, सार्क एक संगठन हुआ करता था, ये क्या नाम है इसका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 ये भी बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही बना था, नहीं ये नहीं बना था, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था, सॉरी, 1985 8 दिसंबर को ये बना था। इसका जो वो है हेडक्वार्टर है वो नहीं, ढाका बांग्लादेश में ही बना था। हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर कोई नहीं है शायद इसका, सार्क चार्टर से बना था ये। और इसकी आखिरी मीटिंग, इसका जो सेक्रेटेरिएट है काठमांडू में, आखिरी मीटिंग भी काठमांडू में हुई थी 2000 काफी पहले, 2007 में 14 सार्क समिट हुआ था, उसके बाद से ये नहीं हुआ। ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सार्क अब, क्योंकि 2007 के बाद से कोई मीटिंग ही नहीं हुई है इसकी, तो सार्क को छोड़ सकते हैं आप लोग, है ना। सार्क मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा।
इसके अलावा बिम्स्टेक आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है पिछले कुछ सालों से। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या क्या कहता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, तो बी से बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव, एम से मल्टी सेक्टोरल, एस से एम एस से मल्टी सेक्टोरल, और टी से टेक्निकल, ई से इकोनॉमिक और सी से कोऑपरेशन। ठीक है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म तो याद रखेंगे ही, इसके अलावा याद रखेंगे कि बे ऑफ बंगाल के जितने लगते हुए कंट्रीज हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। ये भी बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था। 1997 6 जून को इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, और पहले जो इसका फुल फॉर्म रखा गया था वो रखा गया था बिमटेक, वो सॉरी बिस्टेक, बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद ओरिजिनल मेंबर्स इसके 4 हैं, बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका और थाईलैंड। एक्सपेंशन होता है 1997 में, म्यांमार जुड़ता है तो बिम्स्टेक बन जाता है, लेकिन बीच में एक डैश था, फिर 2004 में उस डैश को हटा के बिम्स्टेक बनता है पूरा। तो 2004 में नाम आता है बिम्स्टेक, जो आज हम देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंटली 7 मेंबर हैं इसके पास, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, तो बिम्स्टेक BIMST तो है ही उसका, एम और एन और जोड़ना है, BBIMST और एम और एन, वो एन और एस। ठीक है ना, एन ही जोड़ना है बस, बी तो है ही, आई भी है, एम भी है, एस भी है, टी भी है। बिम्स्टेक में सिर्फ एन आपको जोड़ना है। एन से क्या है? नेपाल। बाकी सारे कंट्रीज इसके इनिशियल्स में ही है। ठीक है, बना बैंकॉक डिक्लेरेशन था, लेकिन इसका जो वो है हेडक्वार्टर, वो काठमांडू नेपाल के अंदर है, याद रखेंगे। बिम्स्टेक चार्टर, बिम्स्टेक चार्टर 20 मई 2024 को, अभी 2024 में रिलीज हुआ है ना। और इंपॉर्टेंट आउटकम क्या रहा कि बैंकॉक विजन इसके अंदर अडॉप्ट किया गया। तो बैंकॉक विजन पूछ सकता है कि कहां पर अडॉप्ट किया गया? 2024 में चार्टर के साथ। ठीक है, इसके अलावा 6th बिम्स्टेक समिट बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुई है, डेट 4 अप्रैल 2025। थीम याद रख लेंगे बस, प्रॉस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। ठीक है, ये याद हो जाएगा। इसके अलावा G20 G7, G20 G20 जो ग्रुप ऑफ 20 है, जो बड़े 20 देश हैं इकोनॉमिकली, वो है, इसके अंदर इंडिया भी आता है। अब ये 20 कंट्रीज आप याद तो नहीं रख सकते सारे के सारे, लेकिन इसका क्या रखेंगे, 2023 में इंडिया इसका क्या बना था? प्रेसिडेंट बना था। और 2023 में ही यूरोपीय वो अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 के अंदर ऐड किया। G20 के अंदर 19 कंट्री है, एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन है, तो टोटल 21 मेंबर हैं, लेकिन नाम G20 है। इंडिया की प्रेसिडेंसी 2023 में थी। उस साल हमारा जो थीम था वो था वसुधैव कुटुंबकम। इसको याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा G7 कंट्रीज हैं जिनकी आजकल मीटिंग चल रही है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, जो 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली, जापान, यूके और यूएस। ठीक है, और इसके अंदर पहले जो इनिशियल थे वो ये 6 थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस और यूके। 6 कंट्रीज थे इनिशियली जब ये बना था। तो उसके बाद फिर इसके अंदर कनाडा बाद में जुड़ता है, फिर बीच में रशिया भी जुड़ता है। 1998 में रशिया भी इसका मेंबर बन जाता है, तो ये G8 बन गया था। और फिर 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करके क्रीमिया वाले क्षेत्र को एनेक्स कर लिया, क्रीमिया वाले क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लिया, तो फिर G8 में से रशिया को निकाल दिया गया और वापस ये G7 हो गया। ठीक है, G7 की 2026 की प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास है और 2026 की, हाँ ठीक है, बस 2026 क्या रख लेना। G8 अब एग्जिस्ट नहीं करता है, रशिया अगर जुड़ जाएगा तो G8 बन जाएगा। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है IORA। बस 1 मिनट रुकना, पानी भर के लाओ।
IORA क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो ट्रेड रूट हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इसका ये मेन पर्पस है, ताकि क्या हो सके, रूल बेस्ड नेविगेशन हो सके। जो हमारा UN क्लॉज कहता है कि फ्री नेविगेशन होना चाहिए, वो चीजें यहाँ पर हो सके, इसके लिए ये एसोसिएशन है IORA। ठीक है। 7 मार्च 1997 में स्टैब्लिश होता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से, लेकिन फिर बाद में रीजनल कोऑपरेशन हटा के IORA इसका नाम कर दिया जाता है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो इंडियन ओशन से लगते हुए जितने भी कंट्रीज हैं, उसका जो रिम बनता है, उस रिम वाले कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर इबीन मॉरिशियस में, 23 मेंबर हैं टोटल। तो देख लो, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोरोमोस, फ्रांस। फ्रांस कहां से आ गया? क्योंकि फ्रांस का इंडियन ओशन के अंदर क्या है, आइलैंड्स हैं, जिसके ऊपर फ्रांस का वो चलता है, फ्रांस का कब्जा है। इंडिया, इंडोनेशिया, मतलब फ्रेंच टेरिटरी है। कीनिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, UAE, यमन, ये सारे के सारे कंट्रीज कौन से हैं? जो इंडियन एसोसिएशन के रिम से टच होते हैं। ठीक है। तो इसका प्रायोरिटी क्या है? मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, उसके अलावा फिशरीज मैनेजमेंट, इंडियन ओशन के अंदर जो मछलियां पकड़ी जाती हैं उसका मैनेजमेंट करना, डिजास्टर रिस्क का मैनेजमेंट करना, और एकेडमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कोऑपरेशन करना, ताकि वहां पर इंडियन ओशन के अंदर क्या हो सके, रिसर्चेस कंडक्ट की जा सके। ठीक है। इसके अलावा टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज के लिए ये है। अभी इसका जो चेयर है वो इंडिया के पास है 2025 से 2027 तक। इसकी थीम इस बार की क्या है 2025 से 27 की? इनोवेशन, ओपननेस, रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी। क्या याद रखेंगे? इनोवेशन, ओपननेस, IORA, वो ही है, फुल फॉर्म वाला ही इनिशियल्स है इसका, IORA। ठीक है। इनोवेशन, ओपननेस, रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी। ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप लोगों को पता होगा, जैसे हम लोगों ने कल भी बात की थी, कि UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है। उसके अंतर्गत COP की मीटिंग्स होती है। तो COP 21 जो पेरिस एग्रीमेंट है हमारा, तो पेरिस के अंदर जब मीटिंग हो रही थी, तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक एसोसिएशन शुरू किया, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। ठीक है। देखो, फ्रांस COP के अंदर 21 के अंदर हुआ था, और फाउंडिंग मेंबर इंडिया एंड फ्रांस। हेडक्वार्टर्स याद रखेंगे, गुड़गांव इंडिया के अंदर है। इसके अलावा नेचर ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सोलर एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए काम करते हैं। हरियाणा के लिए स्पेशल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में पेपर हो रहा है और इसके बारे में क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना, हरियाणा में ही। इसके अलावा नाटो आप लोग जानते ही हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। 32 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। मिलिट्री अलायंस है ना। इसके अलावा हेडक्वार्टर्स इसके ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम। और मिलिट्री अलायंस है, ये आप लोगों को पता ही है। और इसका आर्टिकल 5 कहता है कि कलेक्टिव डिफेंस, यानी कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। अगर एक पे अटैक करोगे इन 32 कंट्रीज में से, तो ये मानेंगे कि सबके ऊपर अटैक हुआ, सारे वापस रिटेलिएट करेंगे, 32 के 32 कंट्रीज। ये इनका वो है। तो इसको रिवीजन करके जाना। ये आपके लिए रिवीजन के लिए मैंने चार्ट बना दिया है, जिससे कि आपको क्विक रिवीजन में बड़ी आसानी मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा देखो, कुछ जैसे इंटरनेशनल रूट्स है, तो इंटरनेशनल रूट्स के ऊपर कुछ चोक पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो कुछ चोक पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल एग्जाम के लिए, हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आप लोग वाकिफ होंगे, है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, हम लोग अगर मैप पे देख लेते हैं ना इनको, तो मैप पे देखने के बाद याद रहते हैं, और वैसे भूल जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। तो इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा चर्चा में चोक पॉइंट चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही चल रहा है। अब वो इतना ज्यादा चर्चा में कि मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में पूछेंगे, लेकिन तब भी हम लोगों को ध्यान रख लेना चाहिए। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यहाँ से बहुत सारा शिपमेंट जाता है, ऑयल जाता है, इसके अलावा गैस, नेचुरल गैस जाता है बाहर।
लेकिन अंदर खाने पीने का सामान और दुनिया भर का तमाम सामान ये लोग जो इम्पोर्ट करते हैं वो भी तो जाता है ना। तो ये वाला पॉइंट जरूरी है। क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नाम है इसका, गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ता है। और किन कंट्रीज के बीच में है? ओमान, यूएई और ईरान। एक साइड है ओमान यूएई और एक साइड है ईरान। अब ओमान यहाँ पर नहीं, यहाँ तक है ओमान बिल्कुल पॉइंट पर। तो अगर ऑप्शन केवल ओमान और ईरान है तो ओमान और ईरान को ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। अगर यूएई और ओमान में चूज करना पड़े तो ओमान चूज करेंगे। इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है वो है बाबल मानदेव। ये वाला है बाबल मानदेव, जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। ये क्या है? जिबूटी, इरिट्रिया। एक साइड में जिबूटी और इरिट्रिया है और दूसरी साइड में यमन है, ठीक है। यहीं पर है हूथी रिबेल्स, जो ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है। हूथी रिबेल्स जो बार बार धमकी देते रहते हैं कि बाबल मानदेव भी बंद कर देंगे तो दुनिया को खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। ये बाबल मानदेव हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये सुएज कैनाल है जो रेड सी को किससे जोड़ती है? रेड सी को जोड़ती है मेडिटेरेनियन सी से, और इजिप्ट के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक स्ट्रेट देखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस टाइम पर है वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है ना। स्ट्रेट ऑफ मलक्का सिंगापुर और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच में है, ठीक है। ये सुमात्रा आइलैंड है, ये सिंगापुर है। तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का बनता है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का अगर बंद हो जाए तो स्ट्रेट ऑफ लॉम्बॉर्क और एक और स्ट्रेट है ये है देखो टिमोर लेस्टे, जिस जो अभी उसके अंदर जुड़ा ना आसियान के अंदर, ये है वो टिमोर लेस्टे, ये छोटा सा कंट्री टिमोर लेस्टे, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमने देख लिया। ऑल्टरनेट लॉम्बॉर्क और सुंडा, सुंडा नाम है, सुंडा नाम भूल गया। ये लॉम्बॉर्क स्ट्रेट है, ये सुंडा स्ट्रेट है। लॉम्बॉर्क स्ट्रेट इंडोनेशिया के ही जकार्ता इधर सुमात्रा और जावा के बीच में पड़ता है, ठीक है। और ये जो है सुंडा स्ट्रेट ये भी इंडोनेशिया के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रेट एक साथ हो गए, उधर के 2 स्ट्रेट हो गए। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, इसके अलावा जैसे हम लोग इधर से जाते हैं ना, जो शिपिंग रूट है हमारा, इधर से गुजरात से निकले, गल्फ ऑफ एडन आए, बाबल मानदेव पार किया, सुएज कैनाल पार किया, मेडिटेरेनियन सी आ गए। अब हमको जर्मनी पोलैंड इधर जाना है तो यहाँ पे एक जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट है, तो जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट को हमें पार करके जाना पड़ता है। स्पेन और मोरक्को के बीच में पड़ता है ये, ठीक है, स्पेन और मोरक्को। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया और यूएसए के बीच में, इसको बोलते हैं बेरिंग वाटर स्ट्रेट। ये है बेरिंग वाटर स्ट्रेट, बेरिंग सी और नॉर्थ सी। चुकची सी, चुकची सी तो नहीं पूछते हैं, पूछते हैं नॉर्दर्न सी या बेफोर्ट सी। बेफोर्ट सी और बेरिंग सी को जोड़ता है ये, ठीक है। आ जाते हैं वापस, और कौन कौन से पॉइंट छूट गए हैं हमारे उनको कवर कर लेते हैं। और फिर आज सुएज कैनाल हो गया, पनामा, पनामा रह गया, पनामा देख लेंगे अभी। जिब्राल्टर, टर्किश, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हो छोटा सा रास्ता जा रहा है, ये वाला ब्लैक सी को किससे जोड़ रहा है? मेडिटेरेनियन सी से जोड़ रहा है ब्लैक सी को, ठीक है। ब्लैक सी को किससे जोड़ रहा है? मेडिटेरेनियन सी से जोड़ रहा है। तो यहाँ पर 2 स्ट्रेट बन रहे हैं, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। इन दोनों के नाम याद रखना, ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने वाले टर्किश स्ट्रेट्स हैं ये। एक का नाम है बॉस्फोरस और एक का नाम है ड्रेंडनेल्स, ड्रेंडनेल्स, ठीक है। और जो बीच में समुद्र बनता है उसको बोलते हैं सी ऑफ मरमर, सी ऑफ मरमरा, मरमरा का सी। ये जो बीच में सी बन रहा है ना छोटा सा ये वाला, उसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा, ठीक है। इसके अलावा दानिश स्ट्रेट, दानिश स्ट्रेट कहाँ पर है? डेनमार्क और स्वीडन के बीच में है, बाल्टिक रीजन के पास, इसको याद रख लेंगे। केप ऑफ गुड होप आप लोगों को पता ही है कि साउथ अफ्रीका के नीचे जो है केप ऑफ गुड होप, वहां से होके जाता है। लेकिन सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका अगर पूछते हैं तो केप ऑफ गुड होप नहीं है, केप अगुलहास है। याद रखेंगे क्या है? केप अगुलहास। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका कौन सा है?
केप अगुलहास कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या लगा देते हैं, केप ऑफ गुड होप लगा देते हैं। ठीक है, केप ऑफ गुड होप नहीं है। और लॉम्बॉर्ग सुंडा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साउथ चाइना सी रूट, साउथ चाइना सी रूट के अंदर वही एक इशू है सबसे बड़ा, 9 डैश लाइन का। 9 डैश लाइन के एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगी। चाइना क्या बोलता है, चाइना बोलता है कि ये जितना भी एरिया है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, ये जितना एरिया है इस 9 लाइन के अंदर, 8 लाइन, 9 लाइन, इस 9 लाइन के अंदर जितना भी एरिया है वो सारा मेरा। अब ये जो फिलीपींस का यूएन क्लॉज के अनुसार जो फिलीपींस के अधिकार बनते हैं उनको भी इन्फ्रिंज करता है, ताइवान के राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, इधर ब्रुनेई के राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, ठीक है ना, कंबोडिया और ये वियतनाम के राइट्स को इन्फ्रिंज करता है। तो वियतनाम इसका काफी विरोध करता है ना। तो अभी हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस भी इसीलिए बेची, लगा लो यहाँ पे, देख लेंगे। इसके अलावा ताइवान स्ट्रेट है, और ये चाइना और ताइवान के बीच में वहां पर जो एक रास्ता बनता है ये वाला, उसको बोलते हैं ताइवान स्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट किस रूट के लिए है? अब देखो आप लोगों को चोक पॉइंट्स पता चल गए ना, तो चोक पॉइंट्स पता चल गए तो हल्का हल्का सी रूट भी देख लेते हैं, सी रूट कौन कौन से हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो सी रूट ये पूछ सकता है कि कौन से सी रूट पे कौन सा चोक पॉइंट पड़ता है, तो आप लोग वो भी बता पाओगे। ठीक है, तो सी रूट जैसे हम लोगों को अगर ट्रेड करना है, इंडिया को अगर ट्रेड करना है दुनिया के साथ और यूरोप के साथ बेसिकली, और यूरोप, सेंट्रल एशिया, रशिया के साथ, तो यहाँ से हमको कोई जाने देता नहीं है, पाकिस्तान, चाइना है ना। तो हम लोग कहाँ से जाते हैं, हमारे पास जो एक रास्ता है वो चाबहार पोर्ट से है, कि हम लोग यहाँ से चाबहार पोर्ट चले जाएं। यहाँ से एक रेलवे लाइन जाती है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान को हम लोग कनेक्ट कर लें और यहाँ पर ट्रेड कर लें। इसके अलावा यहाँ से एक सड़क जाती है जो यहाँ कैस्पियन सी के बराबर से होके कजाकिस्तान से होते हुए रशिया चली जाती है और इधर यूरोप चली जाती है। इस रूट को बोलते हैं INSTC। क्या बोलते हैं? INSTC, मेजर ट्रेड रूट्स बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, इसको बोलते हैं INSTC। इसके अलावा कल भी हमने शायद ये डिस्कस किया था, कल भी किया था क्या ये डिस्कस? ट्रेड रूट्स कल डिस्कस किए थे या क्लास में? नहीं सर, कल नहीं किए थे। अच्छा ठीक है। तो उसके अलावा देखो, उसके अलावा एक रूट है, इसको तो कौन कौन सपोर्ट करता है, इसको सपोर्ट करता है ईरान, इंडिया और रशिया, ठीक है, अजरबैजान। ये सारे कंट्रीज क्या चाहते हैं कि ये बन जाए, ये अजरबैजान है यहाँ पे। अजरबैजान में यहाँ पर पड़ता है बाकू पोर्ट, बाकू। ठीक है, बाकू कई लोग घूमने जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो इस रूट को बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक, रशिया के साथ। अब वेस्ट वाले नहीं चाहते कि ये रूट बने, इस रूट से हम लोग ज्यादा ट्रेड करें। वो क्या चाहते हैं, पहले तो वो कहते थे कि यहाँ से आओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके यूएई। अब आजकल उन्होंने नया ऑफर देना शुरू कर दिया है, उन्होंने कहा यूएई मत आओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बड़ा खतरा है, ओमान आ जाओ। यहाँ से ओमान आओ, ओमान से सऊदी अरेबिया चलेंगे, सऊदी अरेबिया से यहाँ पे आएंगे, जॉर्डन पार करते हुए चलेंगे इसराइल, इसराइल में हाइफा पोर्ट, ये अडानी का है, इस हाइफा पोर्ट से जाएंगे ग्रीस, इटली, और इधर पूरा ट्रेड करेंगे। इस वाले ट्रेड रूट को बोलते हैं आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, एक यहाँ पर चेन्नई पड़ता है अपना, है ना, तो चेन्नई से हम लोग यहाँ जाते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पार करते हुए साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी को पार करते हुए यहाँ ताइवान स्ट्रेट से, इधर ताइवान स्ट्रेट से जाएंगे और जापान से होते हुए ये चले जाएंगे व्लादिवोस्टोक। कहाँ चले जाएंगे? व्लादिवोस्टोक। तो ये ट्रेड रूट भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको बोलते हैं चेन्नई व्लादिवोस्टोक ट्रेड रूट। ठीक है, इसका एक्सपेंशन फ्यूचर में होना सबसे ज्यादा लाजमी है और नेचुरल है। क्यों? क्योंकि जब नॉर्थ की बर्फ पिघल जाएगी, यानी कि नॉर्थ पोल की जब बर्फ पिघल जाएगी, तो क्या होगा कि ट्रेड रूट ये वाला नहीं है अपनाएंगे हम लोग, ये वाला ट्रेड रूट लंबा पड़ेगा। भले ही आप लोगों को दिख रहा हो कि ये ट्रेड रूट कितना छोटा है ना, ये वाले ट्रेड रूट कितने छोटे हैं आप लोगों को लग रहा होगा, है ना, लेकिन ये वाला जो है ये आपको लंबा भले ही लग रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा है।
इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप लोगों को लंबा क्यों लग रहा है? क्योंकि जब हम ग्लोब को 2D में बनाते हैं तो पोल्स जो है वो बड़े हो जाते हैं। ग्रीनलैंड इतना बड़ा थोड़ी है, ग्रीनलैंड तो छोटा सा है, लेकिन मैप में हमको बड़ा दिखाई देता है क्योंकि जो पोल के पास की चीजें हैं उसको हम लोग बड़ा करके दर्शाते हैं मैप के अंदर। तो ये ट्रेड रूट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल का चक्कर काटो और ग्रीनलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, रशिया, यानी कि पूरा यूरोप, रशिया, कनाडा, ये पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाता है। तो ये ट्रेड रूट सबसे ज्यादा क्या है अभी लोगों की महत्वाकांक्षा में है। अमेरिका इसीलिए चाहता था ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना। और इंडिया का कौन सा मिशन है? इंडिया का मिशन याद रखना, हिमाद्री। ये कैसा मिशन है? ये साइंस एक्सप्लोरेशन है, साइंस एक्सप्लोरेशन मिशन ऑन नॉर्थ पोल। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा क्योंकि ये चीजें नोट्स में नहीं मिलेंगी आपको जो मैंने अभी बताई है। ठीक है। अच्छा, इंडिया का यहाँ पे चाबहार पोर्ट है। हमने चाबहार पोर्ट बनाया ही क्यों था? हमने चाबहार पोर्ट बनाया था ताकि पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट है जो चाइना ने बनाया है उसको काउंटर कर सके। तो ग्वादर भी याद रखेंगे, ग्वादर पोर्ट इसी के इधर है चाबहार पोर्ट। चाबहार इंडिया का है, ग्वादर चाइना का है। तो यहां से एक रोड जाती है पीओके से होते हुए। इस रोड को बोलते हैं सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये चाइना का जो एक वृहत मिशन है BRI, जिसमें वो ओल्ड सिल्क रूट को रिवाइव करना चाहता है, उस ओल्ड सिल्क रूट का रिवाइवल का एक पार्ट है सीपैक। तो सीपैक क्योंकि पीओके से होके जाता है तो इंडिया हमेशा ऑब्जेक्ट करता है इसके ऊपर। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और ग्वादर को ही काउंटर करने के लिए हमने क्या बनाया? चाबहार बनाया। और यहां पर म्यांमार के अंदर हमने बनाया सितवे पोर्ट। किस लिए बनाया? ताकि यहाँ पर कलकत्ता पोर्ट है, कलकत्ता पोर्ट तो आप लोगों को पता ही है। कलकत्ता पोर्ट से हम लोग क्या करेंगे, सीधे 153 किलोमीटर की दूरी पड़ती है सितवे पोर्ट की। सितवे पोर्ट जाएंगे और यहाँ से देखो सीधे हम लोग अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सितवे पोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर चाइना का एक पोर्ट पड़ता है, चाइना का एक पोर्ट है, अब नाम में उसका ध्यान नहीं आ रहा। और उसके अलावा श्रीलंका के अंदर हरबनडोटा पोर्ट चाइना का। उसके अलावा जिबूटी के अंदर चाइना का पहला नेवल बेस, ऑफशोर नेवल बेस पहला जिबूटी के अंदर है, जो बिल्कुल बाबल मानदेव पे है, चोक पॉइंट के ऊपर कब्जा करने के लिए, मतलब चोक पॉइंट को सही रखने के लिए, अपने हिसाब से चलाने के लिए। ये सारी चीजें दुनिया भर में चलती रहती है। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो मुझे लगता है कि आज की क्लास हमारी समाप्त हो गई, कुछ बचा नहीं है पॉइंट। हाँ, सारे खत्म हो गए पॉइंट्स, इतने ही थे आज के लिए। बाकी मैं आप लोगों को टेस्ट पेपर और ये PDF अभी भेज दूंगा। इसके अलावा किसी को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी, पूजा जी, सुमित जी, PR शर्मा जी, एनी क्वेश्चंस? नहीं सर बिल्कुल ठीक है जी। अब PDF की आवश्यकता थी सर। अब PDF भेज दी जाए थे, तत्काल प्रभाव से भेज रहा हूँ। बस क्लास बंद करके जाऊंगा, पहले PDF भेजूंगा आपको। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद जी, शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, गुड नाइट। किसी का और जी कोई नमस्ते सवाल सर, गुड नाइट पूछना सर। चाहते हैं? नमस्कार जी, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ठीक है सर, शुभ रात्रि सर। जी सुमित जी, कुछ कहना चाहते हैं? सर बस एक छोटा सा डाउट था सर। हाँ जी, हाँ जी, इस पूछिए। बार जब यूपीएससी का जो एग्जाम था प्रीलिम्स का, उसमें पैटर्न ये आया कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में मतलब उनकी क्वालिटीज बता दी और फिर एक्स की वैल्यू के टाइप क्वेश्चन पूछा। जैसे नोबेल हम्म प्राइज उनका जो था क्वेश्चन, उसमें मतलब हम्म 4 हम्म, नाम दे दिए, क्वालिटीज बता दी कि एक्स इनमें से कौन है। तो जैसे हाँ, आपने आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, तो मतलब हरियाणा में भी ऐसे हो सकता है कि चेंजिंग पैटर्न में ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी बता दी और एक्स की तरह पूछते हैं कि ये कौन सा नहीं ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं नहीं, इतना इतना महंगा क्वेश्चन नहीं आने वाला हरियाणा ADA में। हरियाणा ADA का पेपर है, UPSC का नहीं है, पहली बात तो ये समझो आप।
ठीक है ना। तो हरियाणा एडीए के लेवल में और यूपीएससी के लेवल में तो जमीन आसमान का अंतर है। ऊपर से यूपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये क्वालिटीज है, बताओ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट एक जैसी क्वालिटीज हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन की। क्या काम करेंगे, एंटी टेररिज्म का काम करेंगे, कोई टेररिज्म का काम नहीं करेगा। क्या काम करेंगे, कोऑपरेशन का काम करेंगे, इकोनॉमिक रेजिलियंस का काम करेंगे, क्लाइमेट के ऊपर काम करेंगे। ये 5-6 पॉइंट हैं, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसी 8 से 10 पॉइंट्स के अंदर ही चलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे वो आपके साथ, चिंता मत करो। उसी तरीके के इजी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।